नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आपको भारतीय काव्य शास्त्र के चुनिंदा प्रश्न कराने वाली हूँ। और इन प्रश्नों को पूरा करने के बाद में अगर आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को रिवाइज कर लेना, क्योंकि प्रश्न आपको इस सीरीज से यानी कि इस वीडियो से ही देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही चुनिंदा प्रश्न डाले हैं ताकि आपके सारे टॉपिक्स जो काव्य शास्त्र के आपके 4 टॉपिक्स हैं आई थिंक। पहला तो है काव्य हेतु, और दूसरा है काव्य लक्षण, तीसरा है काव्य प्रयोजन, और चौथा है आपका शब्द शक्ति। और एक और आप ऐड कर लो जिसमें भारतीय काव्य चिंतन परंपरा आ जाती है, जिसमें आचार्य भरत मुनि से पंडित राज जगन्नाथ तक की चर्चा होती है। तो इन सभी विषयों को यानी आपके भारतीय काव्य शास्त्र को ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको कवर अप कराने वाली हूँ। और भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में बात करूँ तो मैंने चैनल पर इसकी थ्योरी क्लास ले रखी है, 3 लेक्चर्स आई थिंक हैं। तो आप तीनों लेक्चर्स कंप्लीट करना, फिर आप महारथी हो जाएंगे इस टॉपिक पे। और उसके बाद में आकर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखना और मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करना। आपको मैं 3 से 4 सेकंड्स का टाइम दूंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इतना ही समय मैं आपको दे सकती हूँ। बाकी आपको अगर और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करना, उसके बाद में प्रश्न अच्छे से पढ़ना, अपना उत्तर चुनना, उसके बाद में मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपने उत्तर को मिलाना। अगर सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत दिया है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप अभी रिवीजन कर सकते हैं, आप अभी सुधार कर सकते हैं। चलिए सीधे पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न शुरू करती हूँ। आपको मेरे ख्याल से इस सीरीज़ में मतलब इस वीडियो में 60 के करीब प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो आपके सारे टॉपिक्स को भारतीय काव्य शास्त्र के कवर कर रहे होंगे, एक एक टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिक को और बड़े से बड़े टॉपिक को। पहला प्रश्न है, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? आप भी पढ़िए प्रश्न को और फिर उत्तर दीजिए। तो आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, आप देख लीजिए और उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताती हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको मैं नंबरिंग दे रही हूँ। हाँ, तो आप प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है, एक पंक्ति लिखी हुई है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत कवीन। तो आप इसका सही उत्तर दीजिए। बताइए ये पंक्ति शब्द शक्ति के संदर्भ में किस कवि की है? रीतिकालीन कवि हैं, बताइए। एक और हिंट दे रही हूँ, यहाँ पे बिहारी को आप कट कर दीजिए। चलिए इन 3 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज़ करिए आप। तो उत्तर आपने दे दिया होगा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि कविदेव ऐसा कहते हैं। और कविदेव जो हैं रीतिकालीन शाखा के प्रथम सोपान यानी कि रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ें फिर। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है मैचिंग टाइप का है। तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, एक ओर व्याख्याकार दिए गए हैं और दूसरी ओर सिद्धांत, यानी कि जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत है आचार्य भरत मुनि का, उसके कई व्याख्याकार रहे हैं जिन्होंने व्याख्यायित किया है कि रस किस प्रकार रस की निष्पत्ति होती है और उसका प्रभाव किस पर होता है। इन सब चीज़ों पर बात की गई है इस व्याख्या में। तो आप सही मिलान यहाँ पर करिए, उसके बाद सही उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। आपके पास समय है 2-3 सेकेंड का। तो आपने उत्तर चूज़ कर लिया होगा, बाकी मैं आपको बता रही हूँ। कुल चार व्याख्याता आचार्य हैं, आप इनको सही से मिलान करिए। तो पहले जो व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं भट्ट लोलट, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्पत्तिवाद। इसके बाद दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं भट्ट शंकुक, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो कौन सा है? वो है आपका अनुमितिवाद, जिसको अनुमानवाद भी कहा जाता है। इसके बाद में तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं भट्टनायक, और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? भुक्तिवाद, जिसको भोगवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोगवाद। इसके बाद में चतुर्थ व्याख्याता आचार्य हैं अभिनव गुप्त, और इनके द्वारा अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया गया है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। ए का फोर्थ कहाँ पे दे रखा है? सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको एक भी पता था तो आप करेक्ट कर लेते। मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड आपका बड़ा साथ देगा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चौथा प्रश्न है, लिखा है शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ का बोध होता है क्या कहलाती है। अगर आपने मेरी सीरीज़ फॉलो की है, थ्योरी क्लासेस फॉलो की हैं, तो उसमें मैंने लास्ट वाली स्लाइड में एक चार्ट आपको प्रोवाइड किया था। उसमें मैंने बड़े ही अच्छे से चीज़ें बताई थी आपको। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आप आसानी से और सबसे पहले उत्तर दे लेंगे। बाकी आप उत्तर दीजिए, आपके पास समय है 2-3 सेकेंड का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि अविधा शब्द शक्ति, सीधा सीधा अर्थ जहाँ पे ग्रहण किया जाता है, या फिर प्रथम अर्थ जहाँ पे ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पर वाचक शब्द के द्वारा अर्थ ग्रहण होता है, और जो अर्थ ग्रहण होता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। इसके बाद में अब लक्षणा की बात करूँ तो लक्षक शब्द के द्वारा अर्थ ग्रहण होता है और लक्ष्यार्थ कहलाता है। व्यंजना की बात करूँ तो व्यंजक शब्द के द्वारा अर्थ ग्रहण होता है, जो कि व्यंग्यार्थ कहलाता है। चलिए, बड़े अच्छे से मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। लिखा है काव्य हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। बड़े ही अच्छे से मैंने चीज़ें आपको बता रखी हैं। काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, शब्द शक्ति है। चारों ही चीज़ों की आपको एक लाइन में, एक पंक्ति में परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ें रटनी नहीं है ना, आपको चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है। हेतु का अर्थ होता है कारण। तो काव्य निर्मिति के, काव्य सृजन के, काव्य रचना के कारण क्या हैं, किन कारणों से काव्य सृजन हो रहा है, वो काव्य हेतु के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो सही उत्तर क्या हुआ। सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उत्तर दीजिए प्रश्न पढ़ के। लिखा है ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, यह मत किसका है। यह मत किसका है, बताइए। यह मत उन्हीं आचार्य का है जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कुल 6 संप्रदाय मैंने आपको बताए हैं। काव्यशास्त्र में कुल 6 संप्रदाय हैं। कौन कौन से। पहला है रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य आचार्य भामा हैं। तीसरा है ध्वनि संप्रदाय, प्रवर्तक आचार्य कौन है। आचार्य आनंदवर्धन हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद में अगला जो संप्रदाय है वो है वक्रोक्ति संप्रदाय, आचार्य कौन है। कुंतक हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है आपका औचित्य संप्रदाय, उसके आचार्य क्षेमेंद्र हैं। एक छूट गया, आचार्य वामन, उनका संप्रदाय है रीति संप्रदाय। चलिए, मैंने आपको 6 संप्रदाय रिवाइज करा दिए हैं। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के कुल कितने भेदों का उल्लेख किया है। प्रतिभा क्या है मैं आपको पहले बता रही हूँ, आप उत्तर अपना चुनिए। प्रतिभा जो है, जैसे कि हमने काव्य लक्षण पढ़े, काव्य हेतु पढ़े, काव्य प्रयोजन पढ़े, तो प्रतिभा जो है वो एक काव्य हेतु है, यानी कि काव्य सृजन का कारण है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, 3 कारण होते हैं, 3 हेतु होते हैं काव्य के। तो यहाँ पर बताइए राजशेखर ने जो प्रतिभा काव्य हेतु है, इसके कुल कितने प्रकार, कुल कितने भेद माने हैं। चलिए, तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी प्रतिभा के इन्होंने 2 भेद माने हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा जो है वो कवियों में विद्यमान होती है, भावयित्री आलोचक, सहृदय और दर्शक और पाठक इत्यादि में होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आइए। अगला प्रश्न जो है आपके पास में क्रोनोलॉजी से है, तो इसका सही जवाब दीजिए। 8वां ही है ना। हाँ, 8वां ही है। तो इसका सही जवाब दीजिए कि कौन सा ग्रंथ पहले आएगा, कौन सा ग्रंथ बाद में आएगा। आप इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आपको आचार्यों का कालक्रम याद है, किसके बाद कौन से आचार्य आते हैं और उनके ग्रंथ आपको याद हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उत्तर ज़रूर दे लेंगे। आप चूज़ करिए उत्तर। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले काव्य आदर्श आता है, किसका ग्रंथ है, दंडी का है। दूसरे नंबर पे ध्वन्यालोक आएगा, किसका ग्रंथ है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन का है। तीसरा है काव्य मीमांसा, राजशेखर का है। अगला है वक्रोक्ति जीवितम, किसका है, आचार्य कुंतक का है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए, तो आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 9th क्वेश्चन है। लिखा है किस आचार्य ने केवल प्रतिभा, काव्य हेतु है, केवल प्रतिभा को ही काव्य का एकमात्र हेतु माना है।
जिस वजह से इन आचार्य को, जिन्होंने प्रतिभा को केवल और केवल एकमात्र काव्य का हेतु माना है, उन्हें प्रतिभावादी आचार्य भी कहा जाता है। आप उत्तर दीजिए। तो 90 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पंडितराज जगन्नाथ जो हैं वो एकमात्र प्रतिभा को ही काव्य का प्रमुख हेतु या फिर एकमात्र हेतु स्वीकार करते हैं। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? इनका ग्रंथ है रसगंगाधर। इनका काव्य लक्षण क्या है? इनका काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। चलिए तो आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उत्तर दीजिए। लिखा है कवित्व बीजम प्रतिभानम, यानी कि कविता का बीज, कवित्व का बीज प्रतिभा ही है, या फिर प्रतिभा की वजह से ही काव्य सृजन संभव है। तो ये कथन किसका है, या फिर काव्य हेतु के संदर्भ में ऐसा कौन कहते हैं? सही जवाब आप चूज करिए। तो ये 10वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, आचार्य वामन ऐसा कहते हैं। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। उसमें ये कहते हैं रीति आत्मा काव्यश्य, यानी कि रीति ही काव्य की आत्मा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 11वां प्रश्न है। लिखा है अनिल ने कहा संध्या हो गई है। कोई एक व्यक्ति है, उसने कहा संध्या हो गई है। तो यहाँ श्रोता के अनुसार इस वाक्य के अलग अलग अर्थ निकलना किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? बहुत अच्छे से मैंने शब्द शक्तियाँ आपको पढ़ा रखी हैं। इनफैक्ट ये वाला एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे दिया था, तो आप सही उत्तर दीजिए। गलत दिया बहुत पीटूंगी अगर सामने मिल गए कभी तो। 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आरती व्यंजना, क्योंकि यहाँ पे परिस्थितियों के अनुसार इसका अर्थ अलग निकलेगा। एक पुजारी के लिए इसका अर्थ निकलेगा शाम की आरती का समय हो गया है। वहीं एक किसान के लिए इसका अर्थ निकलेगा कि अब घर जाने का समय हो गया है। वहीं एक गृहिणी के लिए इसका अर्थ निकलेगा कि रात्रि भोजन तैयार करने का समय हो गया है। और वहीं बात करूं तो एक ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है उसके लिए अर्थ निकलेगा कि अब छुट्टी हो गई है, अब घर जाने का समय हो गया है। तो इस तरह से स्थितियों के अनुसार यहाँ पर इसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर आरती व्यंजना शब्द शक्ति है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 12वां। लिखा है निम्नलिखित में से केवल प्रतिभावादी आचार्य का चुनाव करिए। अभी मैंने आपको बताया था, आई थिंक 1-2 प्रश्न पहले ही, तो इसका उत्तर तो गलत आप बिल्कुल मत करना। चलिए तो उत्तर चूज कर लिया होगा आपने। 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडितराज जगन्नाथ। इन्होंने केवल और केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है, जिस वजह से इन्हें केवल प्रतिभावादी आचार्य भी कहते हैं। आगे बढ़िए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 12वां क्यों, 13वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर दीजिए। लिखा है काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया है? आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सिंगल टॉपिक को भी, मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है। यहाँ पे कोई टॉपिक आपका मिस होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रश्न यहीं से फंसेंगे, पेपर में छपने वाले प्रश्न आपको इस वीडियो में कराए जा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो वो सबके पास पहुँचनी चाहिए ना। चलिए फिर इसका उत्तर दीजिए आप। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। चलिए तो आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है देखिए आपके लिए यूजीसी नेट का प्रश्न मैंने यहाँ पर रख दिया है। और यूजीसी नेट के वही प्रश्न मैंने रखे हैं जो रिलेटेबल हैं, क्योंकि जो रिलेटेबल नहीं है उन्हें कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए, और इसका उत्तर तो आप दे लेंगे, आसान प्रश्न है। तो चलिए सूची मिलाइए आप। एक ओर आचार्य दे दिए गए हैं, दूसरी ओर उनके प्रमुख ग्रंथ दे दिए गए हैं। चलिए तो जो आपको पता है वो आप पहले मिलाइए, क्योंकि यही एक तरीका होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें चारों ऑप्शंस नहीं पता होते हैं, तो हम वो मिलाते हैं जो हमें पता है। तो आचार्य राजशेखर का ग्रंथ तो आपको अभी बताया था, काव्य मीमांसा है। तो ए का 4th कहाँ पे दे रखा है? देखिए ये होता है एलिमिनेशन मेथड और स्मार्ट वर्क। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ भी यहाँ पे पता था, तो आपने सही उत्तर चूज कर लिया है। बाकी जो नहीं पता है परेशान मत हो, आप याद कर लेना, अभी रिवीजन तो कर ही लेना। आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है? याद होना चाहिए।
साहित्य दर्पण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भट्टनायक का हृदय दर्पण है, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न संख्या है 15। सही उत्तर दीजिए आप। एक पंक्ति दे दी गई है और बताना है कि ये किसका कथन है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य भामा का ये कथन है। और आचार्य भामा जो हैं किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां। देखिए आसान सा प्रश्न है और आपको अब तो पता ही चल गया होगा। लिखा है प्रतिभैव केवलः कारणम, यानी कि प्रतिभा ही एकमात्र कारण है काव्य सृजन का। बताइए ये कथन किसका है या फिर काव्य हेतु किसने माना है? बता ही दिया है, यहाँ पे सोचने का समय आपको क्या ही दूँ मैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, केवल प्रतिभावादी आचार्य जगन्नाथ। इनका ग्रंथ कौन सा है? कितने बार मैंने आपको बता दिया है, रस गंगाधर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बोल बोल के याद किया करिए, क्यों नहीं याद होगा आपको। अगला प्रश्न है 17वां। लिखा है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयस्ते इति, यानी कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति को संवेत रूप से समान रूप से काव्य का हेतु स्वीकार किया है किस आचार्य ने? बताइए। या फिर ये कथन किसका है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी आचार्य राजशेखर। काव्य मीमांसा इनका प्रमुख ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न पर आ जाते हैं। आप उत्तर अब तो दे पा रहे होंगे अगर आपने लेक्चर्स फॉलो किए होंगे जो थ्योरी क्लासेस थी। 18वां प्रश्न, चलिए मिलान करिए सही। तो आपने उम्मीद है सही मिलान कर लिया होगा, बाकी मैं आपको मिलान करा रही हूँ। तो जो पता है उनको आप पहले मिलाइए। जैसे कि राजशेखर का काव्य मीमांसा मैं आपको कई बार अभी ही बता चुकी हूँ। तो वी का फोर्थ कहाँ पे दे रखा है? बी का फोर्थ देखिए एक सिंगल ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वैसे जो नहीं पता है उनको भी आप देख ही लीजिए कि यहाँ पर सी का कौन सा करेक्ट है। सी का फिफ्थ करेक्ट है, महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक है। इसके बाद में भोजराज की, जो कि कवि और राजा दोनों थे, इनका सरस्वती कंठावरण है। और इसके बाद में बचे अभिनव गुप्त, इनका है ध्वन्यालोक लोचन, जो कि अभिनव गुप्त जो कि आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक ग्रंथ की टीका है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 19वां। लिखा है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। ये उक्ति काव्य हेतु के किस हेतु के संदर्भ में या फिर किस हेतु के महत्व को दर्शाती है? यहाँ पर आंसर इसी में दिया गया है, इस पंक्ति में ही। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या हिंट दूँ, सामने ही आपके आंसर है। सही उत्तर दो आप लोग। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अभ्यास। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है भावयत्री प्रतिभा, जो कि प्रतिभा का भेद है। जैसे एक भेद है कार्यत्री, दूसरा है भावयत्री। तो भावयत्री प्रतिभा का संबंध किससे होता है? बताइए। कवि से होता है, पाठक या फिर आलोचक से होता है, या फिर प्रकाशक से होता है, या फिर राजा से होता है? ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका तो सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भावयत्री प्रतिभा का संबंध पाठक या फिर आलोचक से होता है, कार्यत्री का कवि से होता है। बी यहाँ पर करेक्ट है 20वें प्रश्न का। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्रोनोलॉजी से है, कालक्रम से है। यहाँ पे आपको काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को सही क्रम से लगाना है। फिर से मैं बताऊंगी आपको, अगर आचार्यों का सही क्रम पता है तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे लेंगे। आप सही उत्तर दीजिए। इनके ग्रंथों का भी सही क्रम पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये प्रश्न तो यूजीसी नेट का है। और रचनाकारों का या फिर आचार्यों का भी सही क्रम पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो 21वां प्रश्न है हमारा। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले काव्यानुशासन आता है, उसके बाद में साहित्य दर्पण, और उसके बाद में रसमंजरी, उसके बाद में रस गंगाधर। आगे बढ़िए। 22वें प्रश्न पर आइए। तो 22वां प्रश्न है, इसको मैं नंबरिंग कर दूं। हाँ, तो 22वां प्रश्न है कवि की वह जन्मजात या फिर
नवोन्मेषशालिनी बुद्धि है जिससे नए नए विचारों का सृजन होता है। सही उत्तर दीजिए। कवि में ऐसी कौन सी चीज़ है जो जन्मजात विद्यमान होती है? प्रतिभा या फिर व्युत्पत्ति या फिर निपुणता या फिर अभ्यास? जन्मजात तो एक ही चीज़ विद्यमान होती है ना, जिसकी वजह से कवि काव्य सृजन करता है। वो क्या है? प्रतिभा। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़िए, 23वें प्रश्न पर आइए। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है लोक शास्त्र और काव्यों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान जिससे उचित अनुचित का विवेक होता है उसे क्या कहते हैं? और बताइए आप पहले। उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति, ये परिभाषा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। तो व्युत्पत्ति या फिर निपुणता दोनों का एक ही अर्थ होता है, दोनों आप मार्क कर लो। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 24वां। लिखा है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन के ग्रंथ का नाम क्या है? अभी मैंने बताया था इसका उत्तर आपको, और इसकी टीका जो है वो किसने लिखी है? वो अभिनव गुप्त ने लिखी है, ध्वन्यालोक लोचन नाम से। तो आचार्य आनंद वर्धन का ध्वनि संप्रदाय से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है। 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। वक्रोक्ति जीवितम तो कुंतक का है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। साहित्य दर्पण किसका है? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न पर आइए। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, औचित्य संप्रदाय से है। लिखा है औचित्य को काव्य का स्थिर तत्व मानने वाले आचार्य क्षेमेंद्र का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बताइए। बताया है ये भी मैंने आपको। ऑप्शन डी करेक्ट है, औचित्य विचार चर्चा। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। ध्वन्यालोक तो पता है, वक्रोक्ति जीवितम भी आपको बताया है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति भी आपको पता है। तो फिर सब पता है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 26वां। तो मार्किंग कर दूँ इसकी। हाँ, तो लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दाकाव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। ये किस आचार्य ने कहा है, या फिर ये किस आचार्य के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? बताइए। अंतिम आचार्य हैं, अब तो उत्तर दे दिया होगा आपने। आचार्य जगन्नाथ या फिर पंडितराज जगन्नाथ ऐसा कहते हैं। और इनका ग्रंथ कौन सा है? बताइए। इनका ग्रंथ है, और इनका ग्रंथ कौन सा है बताइए? इनका ग्रंथ है रस गंगाधर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 27वें प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, यानी कि किसी आचार्य की बात हो रही है, इन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, और शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य का हेतु माना है। बताइए इसका सही उत्तर। ऐसा मानने वाले कौन से आचार्य हैं? तो यहाँ पर 27वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आचार्य मम्मट। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका ग्रंथ तो काव्य प्रकाश। याद रखनी है दोनों चीज़ें। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न में काव्य लक्षण दिया गया है। लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये किसने कहा है? नाम भी आप ढूंढ ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर उनका ग्रंथ लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया ही है कि साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आसान सा, बड़ा ही आसान सा। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वही नाट्य शास्त्र के रचयिता भी हैं। तो सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर यहाँ पर हुआ आचार्य भरत मुनि, यानी कि ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का करेक्ट है। ये आपका 30वां प्रश्न है, 30th क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 31वें प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है फिर से एक आसान सा प्रश्न है, लेकिन जब मैंने जिम्मेदारी आपकी उठाई अपने कंधों पे कि आपको हर टॉपिक से प्रश्न मैं कवर कराऊंगी, तो इतना तो बनता है। तो प्रश्न है काव्यालंकार एक ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए करेक्ट है, आचार्य भामा का ये ग्रंथ है जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रीति ही काव्य की आत्मा है, रीति रात्मा काव्यस्य किसने कहा है? जिनका ग्रंथ है
काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। सही उत्तर आप दीजिए। सही उत्तर हैं आचार्य बामन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में एक और परिभाषाएं दी गई हैं, दूसरी ओर आचार्य, यानी कि एक और तो काव्य लक्षण दे दिए गए हैं और दूसरी ओर नाम दिया गया है आचार्यों का। अब बताइए किस आचार्य ने कौन सा काव्य लक्षण दिया है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। आपको जो पता है आप उनको पहले मिलान करिए, बाकी सही उत्तर तो मिल ही जाएगा आपको। चलिए फिर, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? भामा का है। ए का थर्ड कहाँ पे दे रखा है? एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी और मिला लेते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आचार्य मम्मट का है। काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दाकाव्यम, कह दीजिए ये आपको नहीं पता है किसका है? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पंडितराज जगन्नाथ का है। रस गंगाधर। इसके बाद में वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। साहित्य दर्पण इनका ग्रंथ है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से बड़ा आसान सा आया है। लिखा है वक्रोक्ति जीवितम एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है, या फिर ये ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ उन्हीं का है जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य कुंतक का ये ग्रंथ है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है। औचित्य विचार चर्चा के रचयिता कौन है? ये उन्हीं का ग्रंथ है जो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति का सिद्धांत है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदरस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये सूत्र किसका है? ये सूत्र किसका है बताइए? ये सूत्र उन्हीं का है जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, जिनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो सही उत्तर दीजिए आप। दे दिया होगा, मान के चल रही हूँ मैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। आचार्य भरत मुनि का ये सूत्र है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न में मैचिंग करनी है आपको। सही उत्तर आप दीजिए। एक ओर तो उक्ति दे दी गई है, दूसरी ओर आचार्य दिए गए हैं। सही मिलान आप करिए, जो पता है उनको आप पहले मिलाइए। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है? मैंने आपको बताया है ना, आचार्य विश्वनाथ का है। वी का वन कहाँ पे दे रखा है? बी का वन एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी तो आप देख लेना। आगे बढ़ जाती हूँ। अगले प्रश्न पर आइए। आसान सा प्रश्न है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? कितने बार बता चुकी हूँ कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद जरूर रखना है। आगे बढ़िए फिर। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो एक और ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी ओर आचार्यों के नाम दिए गए हैं। यूजीसी नेट का जुलाई 2016 का प्रश्न है। जो ग्रंथ पता है उनको मिलाइए आप पहले। तो आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ आपको पता ही है, नाट्यशास्त्र है। ए का थर्ड कहाँ पे दे रखा है? ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी धनंजय और धनिक का तो आपको पता ही होगा, 10 रूपक। तो बी का फोर्थ होता है। इसके बाद में सागर नंदी का नाटक लक्षण रत्नकोश है, और उसके बाद में रामचंद्र गुणचंद्र का कौन सा है? नाट्य दर्पण है। और साहित्य दर्पण किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। चलिए, आपको सारी चीज़ें पता होगी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न भी आपका यूजीसी नेट का है, नवंबर 2020 का। तो यहाँ पे आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक जो मुख्य, तो आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। देखिए आप, आपके पास समय है 2-3 सेकेंड का। तो व्यक्ति विवेक इनका नहीं है, और 10 कुमार चरित भी इनका नहीं है। इनके 2 ग्रंथ हैं, कवि कंठावरण और सुब्रत तिलक। तो थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट बन गया है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्यक्ति विवेक और 10 कुमार चरित किनके ग्रंथ हैं। तो 10 कुमार चरित जो है वो दंडी का ग्रंथ है, जिनका काव्य आदर्श ग्रंथ फेमस है। इसके बाद में व्यक्ति विवेक जो है
महिम भट्ट का, आचार्य महिम भट्ट का ग्रंथ है। तो आपको सारी चीज़ें पता हो गई। तो फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न भी आपका यूजीसी नेट का है। चलिए सही उत्तर चूज करिए। निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में, आरोही क्रम से व्यवस्थित करिए। अगर आपको आचार्यों के नाम पता हैं और ये पता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ किस आचार्य का है, तो इसका सही उत्तर आप ज़रूर दे पाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आएगा? सबसे पहले आएगा काव्य आदर्श, क्योंकि ये दंडी का ग्रंथ है। अगर भामा का ग्रंथ दे रखा होता तो सबसे पहले भामा का ग्रंथ आता, वैसे दंडी का आएगा। दंडी के बाद में मार्किंग कर लूँ, दंडी के बाद में काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आएगा। किसका ग्रंथ है? आचार्य वामन का। उसके बाद में अभिनव भारती आएगा, अभिनव गुप्त का तीसरे नंबर पे। और अंत में आएगा औचित्य विचार चर्चा, आचार्य क्षेमेंद्र का। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, उनका ग्रंथ। तो देखूं, फर्स्ट के बाद में थर्ड, थर्ड के बाद में फोर्थ, फोर्थ के बाद में सेकंड, फर्स्ट के बाद में थर्ड, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट है इस प्रश्न का। आगे बढ़ें फिर। चलिए फिर आगे आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है क्रोनोलॉजी से है। ये भी यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चुनना है कि आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही नहीं है। ये चीज़ें जो कि अक्सर मिस हो जाती हैं और बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये गलतियाँ आपको नहीं करके आनी है, क्योंकि मैं बहुत बार आपको इन चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी चुनिए आप यहाँ पे कौन सा कालक्रम सही नहीं है। भामा के बाद में दंडी आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आते हैं। उनके बाद में आनंदवर्धन और उनके बाद में क्षेमेंद्र आते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आनंदवर्धन के बाद में अभिनव गुप्त बिल्कुल आते हैं। उसके बाद में विश्वनाथ और अंत में जगन्नाथ, बिल्कुल सही है। भट्ट नायक के बाद में विश्वनाथ, उनके बाद में कुंतक, उनके बाद में जगन्नाथ। ये ऑप्शन सही है या नहीं है, बताइए। ये ऑप्शन सही नहीं है। आचार्य भरत के बाद में भामा, भामा के बाद में कुंतक, कुंतक के बाद में जगन्नाथ, ये भी सही है। तो कालक्रम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन सी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2006 का प्रश्न है। लिखा है काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित करिए। एक ओर यानी कि पहली सूची में आपको ग्रंथों के नाम दे दिए गए हैं, दूसरी ओर आपको रचनाकारों के या फिर आचार्यों के नाम दे दिए गए हैं। सही उत्तर आपको चूज करना है। आपके पास समय है 2-3 सेकेंड का, आप मिलान करिए और सही उत्तर चूज करिए। तो जो पता है उनको पहले मिलाइए। तो ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का ग्रंथ। देखते हैं ए का थर्ड कहाँ पे दे रखा है। ए का थर्ड सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल गया है, लेकिन बाकी आपको पता होने चाहिए कि साहित्य दर्पण किसका है। साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ का है, बहुत बार बता दिया। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है। काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है। और काव्य मीमांसा जो है राजशेखर का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलाना है। सूची 1 में आचार्यों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी पुस्तक या फिर ग्रंथ दिए गए हैं। तो जो पता है उनको पहले मिलाइए। एक तो पता ही होगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कई बार, महिम भट्ट की व्यक्ति विवेक। तो डी का सेकंड कहाँ पे दे रखा है? डी का सेकंड 2 ऑप्शंस में दे रखा है, तो आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे पता होनी चाहिए। आपको ए और वी में से किसी एक का तो पता होना ही चाहिए, तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ। भानुदत्त जो है आचार्य भानुदत्त, इनका ग्रंथ है रसमंजरी। और रामचंद्र गुणचंद्र का ग्रंथ जो है नाट्य दर्पण है। शारदा तनय का ग्रंथ जो है वो भाव प्रकाशन है। तो यहाँ पर चेकआउट करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। ए का फोर्थ इसमें ही दे रखा है, और बी का हमने किससे मिलाया है? थर्ड से। और सी का हमने फर्स्ट से मिलाया है, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप परेशान मत होना, जो ग्रंथ आपको नहीं पता है उन्हें आप नोट डाउन कर लेना, या फिर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कर लेना टाइम पे, ताकि आप चीज़ें भूलें नहीं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक ओर आचार्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका समय काल दिया गया है। तो इस हिसाब से आपको सही उत्तर चूज़ करना है। आपके पास समय है 2-3 सेकंड का, आप सही उत्तर चूज़ करिए। तो
आ जाते हैं सही उत्तर पे। आचार्य जयदेव का समयकाल जो है वो 13वीं शताब्दी का है। और उसके बाद में आचार्य विश्वनाथ की बात करूं तो इनका जो समय है वो 14वीं शताब्दी के आसपास का है। इसके बाद में धनंजय की बात करूं, धनिक और धनंजय दोनों भाई भाई हैं, और धनिक और धनंजय दोनों भाई भाई हैं। इनका समय जो है वो 10वीं शताब्दी के आसपास का माना गया है। इसके बाद में काव्यानुशासन के रचनाकार हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी के इर्द गिर्द माना गया है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन आपका बन जाता है ए का फोर्थ, 2 ऑप्शंस में दे रखा है। इसके बाद में बी का थर्ड, और उसके बाद में ठीक है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का यानी कि 45वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बन जाता है। आगे बढ़ें फिर, चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। आखिरी आचार्य हैं पूरी काव्य चिंतन परंपरा के पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़िए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपका नेट जून 2015 का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आचार्य और ग्रंथ दिए गए हैं, जो पता है उनको पहले मिलाइए। बताए तो मैंने आपको इनमें से कई हैं। कुबला आनंद भी मैं बता चुकी हूँ, साहित्य दर्पण और रसगंगाधर तो कई बार बताए हैं। तो जो पता है उनको आप पहले मिलाइए। रसगंगाधर किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का है। डी का फिफ्थ कहाँ पे दे रखा है? 2 ऑप्शंस में दे रखा है। साहित्य दर्पण किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। सी का सेकंड कहाँ पे दे रखा है? सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन डी करेक्ट बन गया है। बाकी जो हैं उन्हें और देख लीजिए। उज्ज्वल नीलमणि जो है वो रूप गोस्वामी का है। कुवलयानंद जो है वो किसका है? जो है वो अप्पय दीक्षित का है। आप सभी को मैंने काव्य शास्त्र की थ्योरी क्लासेस में अगर आपने अटेंड की हैं तो एक टेबल प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने ये सारे ग्रंथ, उनका समयकाल, ये सारे ग्रंथ, रचनाकारों के नाम और उनका समयकाल बड़ी ही सीक्वेंस से आरोही क्रम में लिख दिया है। तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वो सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वैसी सीरीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है क्रोनोलॉजी से है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? 4 व्याख्याता आचार्य हैं। शुरुआत में मैंने आपको ऐसा प्रश्न एक कराया है, तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। चलिए फिर मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले भट्ट लोलट आते हैं, उनके बाद में भट्ट शंकुक, उनके बाद में भट्ट नायक और उनके बाद में अभिनव गुप्त। इनके सिद्धांतों का भी नाम चलिए रिवाइज करा दे रही हूँ। भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद। शंकुक का जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद या फिर अनुमानवाद। भट्ट नायक का सिद्धांत जो है वो है भुक्तिवाद या फिर भोगवाद। इसके बाद में अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद। चलिए मैंने आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा दी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्रोनोलॉजी से। अगला प्रश्न क्रोनोलॉजी से ही है। आपको यहाँ पे सही आंसर चूज करना है। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर आप दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले ध्वन्यालोक आएगा आचार्य आनंद वर्धन का, उसके बाद में वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक का, उसके बाद में कवि कंठावरण और उसके बाद में साहित्य दर्पण। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है आपका इस प्रश्न का। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न हाँ अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लिखा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये कथन या फिर ये उक्ति किसकी है? इन ऑप्शंस में से आपको सही चूज करना है। अच्छे से पढ़ लीजिए और सही उत्तर दीजिए इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बार ये गलती होती है कि हमें आंसर सही पता होता है, लेकिन हम ऑप्शंस को बड़े ही सरसरी नज़र से देखते हैं कि समय कहीं कम ना पड़ जाए, और द्विवेदी देखकर अक्सर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को टिक कर देते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, अच्छे से उत्तर को पढ़ना है, फिर आपको अपना आंसर चूज करके टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका कथन से है। एक कथन और दूसरा कथन दे रखा है, आपको सही चूज करना है आंसर। कथन एक है, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। चलिए, दूसरा कथन है,
आचार्य मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। ये तो मैंने आपको कराया है कि प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु स्वीकार किया है। तो दूसरा कथन तो सही है। अब पहला सही है या नहीं, कुछ आप भी दिमाग लगाइए, मैं तो आपको आंसर बताती ही हूँ। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, यानी कि पहला भी और दूसरा भी। तो ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है इस प्रश्न का। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो सही उत्तर दीजिए। प्रतिभा को काव्य का हेतु स्वीकार करते हुए ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? आप सबको सही उत्तर अगर पता होगा तो आपने सही उत्तर चूज कर लिया होगा। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, आचार्य अभिनव गुप्त ऐसा कहते हैं। अगर नहीं पता है तो बाद में इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होगा, क्योंकि इन सारे प्रश्नों का उत्तर वीडियो में दिया जा चुका है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप ईमानदारी से फॉलो करिए, और अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर किया करिए, और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है कि अगर कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं उनको आप निश्चित तौर से सुधार सकते हैं। आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।